नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। देश भर में छठ पूजा की धूम, डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। अब उगते सूरज की होगी पूजा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस बल रहा तैनात। सीएम धामी ने हवाई संपर्क योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा का किया शुभारंभ। दिल्ली से पिथौरागढ़ और जोशियाड़ा से सहस्त्रधारा होते हुए चमोली की सेवा की शुरू। देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, सीएम धामी ने की शिरकत। दिल्ली पिथौरागढ़ वायु सेवा का किया शुभारंभ। उत्तरकाशी और गोचर के लिए मिलेगी हेली सेवा। रोड निर्माण के दौरान मुआवजा नहीं देने का मामला, नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। बीआरओ के डायरेक्टर जनरल को पेश होने के निर्देश। और देहरादून में गर्मी, पहाड़ों पर ठंड, रबी की फसलों पर पड़ रहा असर। मॉनसून की विदाई के बाद से अब तक बारिश नहीं। सबसे पहले खबरें छठ पर्व की। रामपुर के कृष्ण मंदिर में धूमधाम के साथ छठ पूजा मनाई गई। कृष्ण मंदिर में रामपुर एसपी विद्यासागर मिश्र अपने परिवार के साथ पहुंचे और विधि विधान के साथ छठ पूजा की। रामपुर एसपी और उनका पूरा परिवार छठ पूजा में शामिल रहा। रामपुर अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव और शहर विधायक आकाश सक्सेना भी छठ पूजा में मौजूद रहे। छठ पर्व आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज रुड़की के गंगनहर के घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया से सुख समृद्धि की मन्नत मांगी। श्रद्धालुओं का कहना है कि 4 दिन के इस त्योहार को लेकर पूर्वांचल के लोगों में खासा इंतजार रहता है। कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर कई घंटों पानी में खड़े रहकर पूजा अर्चना करती हैं। कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ेंगी। उत्तराखंड के विकास के लिए धामी सरकार उत्तराखंड प्रवासियों से सहयोग लेने पर जोर दे रही है। इसके तहत राजधानी देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के प्रवासियों का राज्य के विकास के लिए सहयोग लिया जाए और उनको अपनी मातृभूमि से जुड़ाव के लिए हर संभव सहयोग दिया जाए। उत्तराखंड के प्रवासियों ने देश दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। और आप जैसे आपको मालूम है कि देश और दुनिया में हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना योगदान दे रहे हैं। वो जो लोग जहाँ जहाँ हैं, यदि वो सभी लोग अपने यहाँ उत्तराखंड में अपने अपने गाँव में एक बार आ जाएं, अपने घर को संभाल दें, अपने गाँव को व्यवस्थित कर दें, अपना योगदान दें, तो मुझे लगता है कि अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन, और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है राज्य सरकार की कि देश के अंदर जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाया है, एक सेलिब्रिटी स्टेटस है उनका, उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने समय निकाला। और बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे होंगे कि वो लोग आए हैं, कैसे अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं, कैसे उत्तराखंड को वो देखना चाहते हैं अपने स्किल के हिसाब से, अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। इस तरीके से अभी 3 सत्र होने हैं। उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन जो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने किया है,
मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने जो प्रवासी उत्तराखंडी उनको जगाया तो है कि आइए अपनी जन्मभूमि में आइए। जन्मभूमि अलग होती है, कर्मभूमि अलग होती है। मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड है लेकिन कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है। लेकिन जो खुशी यहाँ आके मुझे मिली है, और मैं तो यहीं की देहरादून की पैदाइश हूँ। ये आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखा गया। एक बहुत बड़ा इसमें ये इनिशिएटिव रहा और शायद पहली बार उत्तराखंड में हुआ होगा कि जो देश के विभिन्न राज्यों में उत्तराखंडी जो बसे हुए हैं वो सभी उत्तराखंडी यहाँ आज आए, उनके साथ संवाद स्थापित हुआ, उनके साथ बाकी सेशंस में वार्तालाप भी हो रहा है। और ये एक कोशिश है कि उत्तराखंड के लोग जो कई कारणों से उत्तराखंड से बाहर गए, वहाँ उन्होंने चाहे शिक्षा ली या उन्होंने वहाँ नौकरियाँ की और उसके द्वारा उन्होंने जो संपन्नता हासिल की, अब उस संपन्नता को उत्तराखंड को कैसे वापस वो दे पाएँ उसके बारे में यहाँ चर्चा हुई। मैं सीएम पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहला इस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया है, जहाँ पर पूरे दुनिया में, पूरे देश में तमाम उत्तराखंडी लोग जगह जगह पर हैं जो जनता की सेवा करके वहीं पर अपने को स्थापित किए हैं, अपना स्थान बनाए हैं। कोई प्रशासनिक सेवा में है, कोई राजनीतिक सेवा में है, कोई सामाजिक सेवा में है, कोई गरीबों के लिए काम कर रहा है। और इस प्रकार के अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने शीर्ष स्थान कहीं प्राप्त किया, उन सबको एक मंच पर ला करके उत्तराखंड की उस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर रोजगार के साधन को सृजन करने के लिए ये सम्मेलन एक बहुत ही सराहनीय पहल है उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि उत्तराखंड के लोग जो पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में हैं, उनको जोड़ने का प्रयास है, न सिर्फ भावनात्मक रूप से बल्कि विकास में भी उनका योगदान लेने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत सराहनीय पहल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के तहत देहरादून के सहस्त्रधारा से उत्तरकाशी के जोशियाड़ा और सहस्त्रधारा से चमोली के गोचर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा और दिल्ली से पिथौरागढ़ विमान सेवा का सीएम आवास से वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हवाई सेवाएं राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रही हैं, इसलिए सरकार उड़ान योजना के तहत 18 जगहों पर हेलीपोर्ट्स का निर्माण कर रही है। सेवाओं के इस उद्घाटन अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे टिहरी लोकसभा क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी और सभी हमारे उपस्थित आए हुए सभी महानुभाव, सभी गणमान्य हमारे देवतुल्य सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आज इस अवसर पर आप सभी का बहुत ही स्वागत करता हूं और सबका अभिनंदन करता हूं, सबको बधाई देता हूं कि आज ये हवाई सेवा जो बहुप्रतीक्षित थी, आज ये प्रारंभ हो रही है। अच्छा होता कि आप सबके मध्य आज स्वयं उपस्थित होकर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का साक्षी बन पाता, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण से आज इस वर्चुअल माध्यम से मैं आप सबके बीच में जुड़ पा रहा हूं। मैं इस अवसर पर सेवाओं को प्रारंभ करने के लिए अपना महत्वपूर्ण सहयोग एवं आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एवं केंद्रीय मंत्री राधा मोहन नायडू जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उत्तरकाशी में हेली सेवा शुरू होने पर यहां के निवासियों के चेहरे की रौनक देखने लायक थी। आज जब पहली बार उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में हेलीकॉप्टर उतरा तो स्थानीय विधायक के साथ ग्रामीणों ने भी यात्रियों का फूल बरसाकर स्वागत किया। लोगों का कहना है कि अब गंभीर अवस्था में मरीजों को महज 16 मिनट में देहरादून पहुंचाया जा सकेगा। अगर बात की जाए पर्यटन की, तो आने वाले दिनों में इस हेलीपैड का विस्तारीकरण होगा और पर्यटक आसानी से यहां पर आ सकते हैं। वहीं चारधाम यात्रा का नेटवर्क भी मजबूत होगा। फिलहाल धामी सरकार की सौगात से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है।
का यह पावन क्षेत्र जो कि बाड़ागड्डी क्षेत्र कहलाता है, जो कि भटवाड़ी के ब्लॉक में पड़ता है, आज हम सब का सौभाग्य है कि यहाँ पर माँ गंगा की असीम कृपा और इस राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज यहाँ पर ये प्रथम फ्लाइट यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। हम सब इसके लिए गौरवान्वित हैं। 3 हेलीपैड उन्होंने यहाँ पर दिए। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन अनुरोध किया और उन्होंने उनका संज्ञान आया कि वास्तव में सीमांत जनपद है, बहुत सारी स्थितियाँ यहाँ पे आती है, देश विदेश का तीर्थाटन पर्यटन यहाँ पर आता है, हमारी आजीविका मजबूत कैसे हो, हमारे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा 15-20 मिनट में देहरादून पहुँचकर कैसे हो, और उसके लिए चिंतन मंथन करते करते अभी लगभग 6 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार को इस हेलीपैड का कॉमर्शियल के लिए प्रस्ताव भेजा और आज स्वीकृत और आज विधिवत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज जो हमारी जो हेली सेवाएं शुरू हो गई। तो देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी और उत्तराखंड के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधान जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने जो हमारा सीमांत विकास खंड जो भटवाड़ी का जो हमारा कौनसेन ग्राम सभा में जो आपने हेलीपैड का जो यहाँ पे आज शुभारम्भ किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में रात 10:30 बजे के करीब मनीष धीमान की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान 3 फायर किए गए, जिसमें एक गोली मनीष के सिर में लगी, इससे उनकी मौत हो गई। पूरे मामले में एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह का कहना है कि रात की घटना के मद्देनजर खुद एसपी देहात और सीओ मंगलौर सहित इंस्पेक्टर ने मौके का मुआयना किया। इसके बाद पूरे मामले की अब जांच तेज कर दी गई है। जल्द ही पूरे मामले में कार्यवाही की जाएगी। कल देर रात्रि कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत साउथ सिविल लाइन क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर मौके पर मैं, सीओ मंगलौर और इंस्पेक्टर रुड़की सभी लोग गए थे। मोबाइल फोरेंसिक यूनिट की टीम भी आई थी, जहां से सभी संभावित पहलुओं से छानबीन की जा रही है और एविडेंस कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। पंचायतनामे की कार्रवाई अमल में लाने के उपरांत पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी प्रचलित है। जो भी पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण पता चलेगा, उससे इस प्रकरण पर अतिरिक्त रोशनी पड़ सकेगी और जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टीएचडीसी परियोजना की साइट पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर अलकनंदा नदी में समा गया। वाहन में सवार उर्गम घाटी के देवग्राम के रहने वाले मनमोहन का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इसको लेकर लोगों में भारी विरोध है। ग्रामीणों ने कंपनी का काम रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मनमोहन का कोई पता नहीं चल पाता तब तक काम नहीं करने दिया जाएगा। इधर सर्च ऑपरेशन जारी है। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत कालूवाला के तमाम ग्रामीण और किसानों को नलकूप खराब होने से खेतों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। कई बार विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो ग्रामीणों ने डोईवाला तहसील में पहुंचकर उपजिला अधिकारी अपर्णा ढोंडियाल को ज्ञापन सौंपा और गेहूं की खेती के लिए पानी की मांग की। एसडीएम डोईवाला ने मौके पर अधिकारियों को बुलाकर तत्काल ग्रामीणों की समस्या हल करने के आदेश दिए। इसके बाद नलकूप विभाग के अधिकारी ने 2 दिन के भीतर समस्या का समाधान करने की बात कही। यहाँ सर एक सिंचाई का ट्यूबवेल लगा हुआ, 16 अक्टूबर से सर वो बंद पड़ा है। कभी स्टाफ आता है, कभी नहीं आता है। उसमें पानी की प्रॉब्लम कम है। हम कह रहे हैं सर इसमें पानी 2 पाइप और डाल दो। सर उन्होंने कमरा भी तोड़ दिया। इस टाइम आपको पता है कि गेहूं की बुआई का टाइम है हमारा और उसमें काम हो नहीं रहा सर। दिवाली से बिल्कुल बंद पड़ा, इसलिए आज हम यहाँ पर अपनी समस्या लेकर आए हैं सर।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव 2024 के लिए जनपद से चयनित प्रतिभागियों की 40 सदस्यीय टीम लीडर जिला विज्ञान सह समन्वयक श्यामदत्त चौबे, प्रवक्ता जीआईसी लोहाघाट के नेतृत्व में श्री गुरु रामराय लक्ष्मण इंटर कॉलेज देहरादून के लिए रवाना हो गई। टीम को जीआईसी दिगाली चौड़ के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधाकर जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्लॉक स्तरीय और जो यहाँ का जनपद स्तरीय जो विज्ञान महोत्सव हुआ, ये एपीजे अब्दुल कलाम जो राज्य विज्ञान महोत्सव है सर, ये अपने में खास और एक ऐसी जो छात्रों के लिए उनकी प्रतिभा को, साइंस की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है सर। और ये इसके बाद फिर ये हमारे राष्ट्रीय स्तर तक बच्चे जाएंगे। इसमें 3 स्तरों में सर, जो विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मॉडल और विज्ञान ड्रामा, ये 3 स्तरों पर जो है तो ये बच्चे अलग अलग विषयों पर अपना अपना प्रदर्शन वहाँ पर देंगे। और अलग अलग जो हमारी वैज्ञानिक जो सोच है बच्चों के बीच की, उस वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए सर इनमें जो अलग अलग जो सब्जेक्ट दिए हैं उनके अनुसार इन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारी जो जनपदीय विज्ञान महोत्सव में किया था। उत्तराखंड में वरिष्ठ आईएएस आर मीनाक्षी सुंदरम और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की चर्चा हो रही है। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बॉबी पवार और उनके 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। अब बॉबी पवार ने भी फेसबुक लाइव करके अपनी सफाई पेश की है। उत्तराखंड में ऊर्जा और आवास की जिम्मेदारी देख रहे आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम को उनके कार्यालय में ही जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। देहरादून एसएसपी को दी गई तहरीर के अनुसार बॉबी पवार नाम के युवक अपने 2 साथियों के साथ सचिव मीनाक्षी सुंदरम के सचिवालय स्थित कार्यालय में पहुंचा और आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। इस दौरान उसने आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम से गाली गलौज शुरू कर दी और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। आईएएस अधिकारी ने युवकों के दुर्व्यवहार को देखते हुए फौरन अपने निजी सचिवों को कमरे में बुलाया। इसके बाद निजी सचिवों ने इन युवकों को जब कार्यालय से बाहर जाने के लिए कहा तो उन्होंने निजी सचिवों के साथ भी धक्का मुक्की शुरू कर दी। इस दौरान वरिष्ठ निजी सचिव कपिल कुमार और अपर निजी सचिव अनूप डंगवाल के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई। कम्युनिकेशन गैप इतना भर है कि कल का जो बयान दिया गया था वो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा सचिवालय में की गई मारपीट को लेकर था और ऐसे लोगों का एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी जो कल की घटना घटित हुई। इसे आम लोगों से जोड़ा जा रहा है जो बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है। और जहां तक है इस घटना की बात, हम आज भी इस घटना की निंदा करते हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर मारपीट करे, उसका कॉलर पकड़े। और वो सचिवालय के वो तमाम साथी कभी न कभी हमारे सहयोगी हैं और सहयोगी के साथ साथ उनका प्रतिनिधित्व हम लोगों ने किया। इसी आधार पर वो बयान दिया गया था और बयान आज भी कायम है। अब तक इस मामले में केवल वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम और उनके स्टाफ का ही पक्ष सामने आया था, जिसमें उन्होंने बॉबी पवार पर अधिकारी के साथ अभद्रता किए जाने, जान से मारने की धमकी और स्टाफ के साथ धक्का मुक्की का आरोप लगाया था। आरोप लगाया गया है कि बॉबी पवार एक टेंडर के लिए दबाव बनाने सचिवालय पहुंचे थे। बॉबी पवार के खिलाफ मीनाक्षी सुंदरम के स्टाफ द्वारा मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। ऐसा क्या गठजोड़ है कि मीनाक्षी सुंदरम ने एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार यादव का सेवा विस्तार किया और सेवा विस्तार का कोई लेटर ही नहीं है। हमने आपसे पहले तो जांच के बारे में मांग की कि उस पर जांच कार्रवाई कितनी हुई जो हमने दिया है। आपने ये कहा कि मुझे तो पता नहीं। अरे कैसे अधिकारी हो जब 1 महीने से आपके यहाँ हमने दे रखा है पूरे साक्ष्य और आपको पता ही नहीं, और आप कह रहे हैं हम फाइल ढूंढवाएंगे। बॉबी पवार का कहना है कि सुंदरम से केवल और केवल एमडी यूपीसीएल के भ्रष्टाचारों पर सवाल किया गया। उनके सेवा विस्तार का पत्र मांगा गया, लेकिन उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका वो सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कि जिस प्रकार के झूठे आरोप आप लगा रहे हैं कि टेंडर के संबंध में है, मैं कहना चाहूंगा कि आपके कैबिन में, आपके ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज हैं, उन सीसीटीवी फुटेजों को साझा करें और अपनी बात को रखें और सत्यता की पुष्टि भी होगी। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले पर सत्ताधारी दल भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। भाजपा जहां समीक्षा की बात कर रही है तो वहीं कांग्रेस
भ्रष्टाचार के आरोपियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी हर पहलू पे विचार करके ही कोई निर्णय लेते हैं, तो ये चूंकि उनका विषय, वो इसका सही जवाब दे पाए। देखिए, अब इस मामले में तो मैं ज्यादा जान नहीं सकता, क्योंकि ये अंदर किस नीति के तहत किसको क्या बनाया जा रहा है, ये तो सरकार ही जवाब देगी। लेकिन जहां तक मेरे ख्याल है कि बॉबी पमार को भी संयमित रहना चाहिए। वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, और अगर वो कोई बात करते हैं तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से बात करना चाहिए, और अभद्रता करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जिस प्रकार से मामला संज्ञान में है, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि उनको किसी भी प्रकार से सेवा विस्तारीकरण दिया जाए। और उनका जो एक्सटेंशन का मामला है, उसको किसी भी तरीके से कंसीडर नहीं करना चाहिए। और यदि भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और आरोप पहले जो है उनपे जो पहले स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, उसके बाद एक्सटेंशन की बात सोचनी चाहिए। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव के सेवा विस्तार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। देहरादून से हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। रोड निर्माण के दौरान याचिकाकर्ताओं को मुआवजा नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल को पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। 15 अक्टूबर को कोर्ट ने डीजी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए 6 नवंबर को पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन वो ना तो कोर्ट में पेश हुए और ना ही कोई जवाब पेश किया। विभाग ने सीधे संबंधित अधिकारियों को भेज दिया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब डीजी के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ तो उनका कोर्ट के आदेश का पालन उनको करना चाहिए था। सुनवाई पर बीआरओ की तरफ से कहा गया कि उनकी व्यक्तिगत पेशी को माफ किया जाए। इस पर कोर्ट ने पूर्व के आदेश को बरकरार रखते हुए उन्हें 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।